नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है कल्याणी। यह कहानी सामाजिक कुरीतियों पर आधारित है। 50-60 के दशक में जब लड़कियों को उतनी छूट, उतनी आज़ादी नहीं थी, बड़े घरों में, राजघरानों में, जमींदार घरानों में लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उन्हें पर्दे में रखा जाता था। और कुछ घर या घराने ऐसे भी होते थे जहाँ लड़कियों के साथ या बहुओं के साथ गलत व्यवहार भी होता था। ऐसे घरों की बातें बाहर नहीं आती थी और उन घरों की औरतें जीवन भर घुट घुट कर अपना जीवन गुजारती थी। कुछ घरों में तो उन्हें आज़ादी मिल जाती थी, लेकिन कुछ घर ऐसे होते थे जहाँ पर उनका जीवन कठपुतली की तरह होता था या नारकीय होता था। इसी तथ्य को आधार बनाकर मैंने इस कहानी को लिखा है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो इस पे अपनी समीक्षा जरूर दीजिएगा और मेरे कहानी पर जो समीक्षा आएगी उससे मुझे पता चलेगा कि मैंने जो लिखने की कोशिश की है मैं उसमें कहाँ तक सफल हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी कल्याणी। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया मैडम? आपने किसी आदमी को भेज दिया होता। एसपी सिटी ने अपने ऑफिस में एक सम्भ्रात महिला को देखते हुए कुर्सी से उठते हुए कहा। एसपी साहब, बात ही कुछ ऐसी है जिसे मैं किसी और को नहीं बता सकती थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। उन्होंने भी गंभीर लहजे में जवाब दिया। बैठिए और बताइए क्या बात है? एसपी सिटी शुक्ला ने बहुत विनम्रता से कहा। आने वाली उस महिला ने एसपी सिटी शुक्ला से अकेले में कुछ बातें की। उनकी बातों को सुनकर एसपी सिटी शुक्ला के चेहरे पर कठोरता छा गई। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैडम, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद एक इंस्पेक्टर ने, जो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया था, उसने एसपी शुक्ला से पूछा, सर, यह माता जी कौन थी जिन्हें देखकर आप अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए, जबकि आप तो अफसर हैं? इंस्पेक्टर, तुम अभी नए हो इसलिए इनके विषय में कुछ नहीं जानते। ये तो ऐसी शख्सियत हैं जिनके सामने स्वयं ही सिर नतमस्तक हो जाता है। यह कोई साधारण औरत नहीं है। यह दुष्टों के लिए महाकाली, गरीबों और असहायों के लिए महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। यह इस शहर की जानी मानी हस्ती कल्याणी ठाकुर थी। इंस्पेक्टर एसपी सिटी की बात सुनकर आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगा। कल्याणी ठाकुर, हाँ, यही नाम था जिसके नाम को सुनकर बड़े बड़े अधिकारी, छोटे मोटे राजनेता अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते थे। कल्याणी जी के डर से नहीं, उनको सम्मान देने के लिए। घर परिवार और समाज में सताई हुई औरतों के लिए कल्याणी ठाकुर किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। यही नहीं, शहर की बदनाम गलियों की औरतों के लिए भी कल्याणी ठाकुर मसीहा बनी हुई थी। कोठे की लड़कियों का जीवन भी कल्याणी जी के कारण सुधर गया था। औरतों पर अत्याचार करने वाले उनका नाम सुनकर ही दहशत में आ जाते थे। कल्याणी ठाकुर की कार जब अपने ऑफिस के सामने खड़ी हुई तो चपरासी ने दौड़कर कार का दरवाजा खोला। कल्याणी जी जैसे ही कार से बाहर आई, एक महिला नकाब पहने हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि वह अकेले में उनसे मिलना चाहती है। कल्याणी जी ने पहले तो मिलने से इनकार कर दिया,
पर उसकी विनती सुनकर वह उससे मिलने को तैयार हो गई। कल्याणी जी उस औरत के साथ अपने ऑफिस में आ गई और उन्होंने शक्ति से निर्देश दिया कि जब तक वह इस औरत के साथ हैं कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। अपने ऑफिस में पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने उस नकाब वाली औरत को भी बैठने के लिए कहा। जब वह औरत बैठ गई तो कल्याणी जी ने कहा, अब आप अपना नकाब उठा सकती हैं मिसेस पाठक। कल्याणी जी के मुंह से अपना नाम सुनकर मिसेस पाठक ने चौंक कर अपना नकाब उठा दिया। मिसेस पाठक ने आश्चर्य से पूछा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? मैंने तो आपको अपना परिचय दिया ही नहीं और आपने मेरा चेहरा भी नहीं देखा। मिसेस पाठक, मैं इतना बड़ा एनजीओ ऐसे तो नहीं चलाती। अगर मैं अपनी आंखें और कान खुले ना रखूं तो बहुत कुछ गलत हो सकता है, जो यथासंभव मैं होने नहीं दे सकती। इसलिए मैं जिस भी काम में हाथ डालती हूँ उसके विषय में पूरी जानकारी रखती हूँ, वरना सब लोग मेरे सामने सच कह रहे हैं ऐसा जरूरी तो नहीं। कल्याणी जी ने गंभीरता से जवाब दिया। बताइए, आप मुझे क्यों मिलने आई थी और मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहती थी? कल्याणी जी ने पूछा। कल्याणी जी, मैंने सुना है कि आप मुसीबत में फंसी औरतों की मदद करती हैं, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। आज मैं आपसे अपने साथ साथ अपने बेटे और पति के लिए भी मदद मांगने आई हूँ। मिसेस पाठक ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा। कल्याणी जी ने कुछ नहीं कहा, बस मिसेस पाठक को देखती रही। कल्याणी जी को चुप देखकर मिसेस पाठक ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा बेटा और मेरे पति दोनों निर्दोष हैं। मेरी बहू ने हम दोनों पर, हमारे परिवार पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। हमने कोई भी दहेज की मांग नहीं की थी, बल्कि वही औरत हमें परेशान कर रही थी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कल्याणी जी, हमें आप ही बचा सकती हैं। हमारी मदद कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। इतना कहकर मिसेस पाठक कल्याणी जी के कदमों में झुक गई। यह आप क्या कर रही हैं? मिसेस पाठक, कल्याणी जी ने उन्हें उठाते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप औरतों के हक के लिए लड़ती हैं, पर मैं आज अपने बेटे और पति की मदद के लिए आपके पास आई हूँ। मिसेस पाठक ने रोते हुए कहा, हाँ, मैं औरतों के हक के लिए लड़ती हूँ, पर आपको यह भी पता होगा कि मैं सच के लिए भी लड़ती हूँ। आपका बेटा और पति निर्दोष हैं, यह बात मुझे पता है। इसी सिलसिले में मैं एसपी सिटी शुक्ला जी से मिलकर आ रही हूँ। मुझे यह बात पता चली कि आपकी बहू अपने माता पिता के साथ मिलकर आप लोगों को फंसा रही है। आप निश्चिंत रहिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। औरतों की भलाई के लिए बनाए गए कानून का कुछ औरतें गलत प्रयोग करती हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। गलत हमेशा गलत ही होता है, वह किसी पुरुष के साथ ही क्यों ना किया गया हो। कल्याणी जी ने गंभीरता से जवाब दिया। कल्याणी जी की बातें सुनकर मिसेस पाठक के चेहरे पर रौनक लौट आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, लोग आपको भगवान की तरह क्यों पूजते हैं यह मुझे आज पता चल गया। आप वास्तव में देवी दुर्गा हैं, जिसे ईश्वर ने कल्याणी ठाकुर बनाकर इस धरती पर भेजा है। मिसेस पाठक ने हाथ जोड़कर कल्याणी जी के सामने सिर झुकाकर उनका आभार व्यक्त किया। अब आप यहाँ से जाइए, जैसे आप आई थी वैसे ही नकाब पहनकर जाइएगा, जिससे कोई अभी आपको देखे नहीं। कल्याणी जी ने गंभीर लहजे में कहा। मिसेस पाठक ने नकाब से अपना चेहरा छुपा लिया और कल्याणी जी को अभिवादन करते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। कल्याणी ठाकुर ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और उससे कहा कि वह बिरजू को बुला कर लाए। थोड़ी देर बाद ही कल्याणी जी के सामने एक लंबा चौड़ा और पहलवान की तरह तगड़ा आदमी खड़ा हुआ था। आपने मुझे बुलाया माँ जी? मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने शंभू काका को न बुलाकर मुझे बुलाया। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ, बिरजू ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। हाँ बिरजू, आज मैंने तुम्हें एक विशेष काम के लिए बुलाया है। जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भेज सकती जिसे लोग मेरे आदमी के रूप में पहचानते हों। वहाँ ऐसे व्यक्ति को जाना होगा जिसे यहाँ के लोग पहचानते ना हों।
तुम अभी जल्दी ही यहाँ आए हो। हमारे लोगों के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं जानता कि तुम कल्याणी ठाकुर की आदमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। कल्याणी ठाकुर ने गंभीरता और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, माँ जी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज मैं धन्य हुआ जो आपने मेरा चुनाव किया। मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना होगा और कहाँ जाना है। बिरजू ने आत्मविश्वास के साथ कहा, बिरजू, तुम जानते हो मेरा काम क्या है, जासूसी करवाना, फिर उसकी सच्चाई जानने के लिए उस काम को धीरे से ऐसे करना कि किसी को उसका पता न चले। उस काम को अपने हाथ में लेना इतना आसान नहीं है। यह काम बहुत ही खतरनाक होता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्य का बीड़ा उठाता है उसे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और विशेष बात यह है कि अगर वह पकड़ा जाए तो अपना मुंह ना खोले, उसे कुछ ना बताए, वह लालची ना हो, पैसे की चकाचौंध में फंसकर वह मेरे साथ गद्दारी ना करे। इसीलिए मुझे कुछ विशेष गुणों वाले व्यक्तियों को ही चुनना पड़ता है। शंभू मेरे लिए कार्य करते हैं और वह मेरे विश्वास पात्र हैं। इस बार मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। अब तुम्हें यह साबित करना है कि मेरा यह निर्णय कितना उचित है। कल्याणी जी ने गंभीर और कठोर युक्त लहजे में कहा, माँ जी, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अपने आराध्य देवी देवताओं के चरणों में समर्पित होकर कर्म किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया जाता है। यह मेरा सौभाग्य है कि यह अवसर मुझे मिला। मैं आपके विश्वास को विश्वास में बदल दूंगा, बिरजू ने स्वाभिमान के साथ जवाब दिया। बिरजू, तुम्हें मिसेस पाठक की बहू के मायके जाना होगा। वह यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। उन लोगों की पूरी सच्चाई मुझे चाहिए, वह भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। तुम फोन का इस्तेमाल नहीं करोगे। मेरा एक आदमी वहाँ तुम्हें शिव मंदिर में साधु संतों के बीच मिलेगा। जो भी जानकारी मिले उसे बता देना, वह भी कोड वर्ड में, कल्याणी जी ने कहा। बिरजू ने कल्याणी जी के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और वहां से चला गया। बिरजू के जाने के बाद कल्याणी जी ने अपने सिर को कुर्सी के पीछे टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों के सामने मिसेस पाठक की लाचार बेबस भरी आंखें और उनके चेहरे का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अचानक कल्याणी जी की आंखों के सामने अपनी चाची और माँ का बेबसी भरा चेहरा उभरने लगा। कल्याणी जी ने उन चेहरों को अपने मन मस्तिष्क से हटाने की कोशिश की, पर वह चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। कल्याणी जी धीरे धीरे अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। आज से 50 साल पहले, जब उनकी उम्र 8-10 साल की थी, जमींदार बलराम ठाकुर की हवेली, जो कल्याणी के ताऊ जी थे, उनके पिता कैलाश ठाकुर और उनके चाचा विक्रम ठाकुर। कल्याणी के ताऊ जी का गांव में बहुत रुतबा था। वह सरलता और कठोरता का मिला जुला रूप थे। कल्याणी के चाचा बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति थे। वह शहर में रहकर पढ़ाई करते थे। कल्याणी के पिता कैलाश ठाकुर बहुत ही क्रूर और अय्याश किस्म के व्यक्ति थे। यह बात तो कल्याणी उस समय नहीं समझती थी, पर उसके क्रोध को देखकर उन्हें बहुत डर लगता था। वह अपने पिता के सामने नहीं जाती थी। कल्याणी कभी भी अपने पिता के पास नहीं गई, क्योंकि उसके पिता का मानना था कि लड़कियों के पैदा होते ही उसके पिता का मान सम्मान समाप्त हो जाता है। उन्हें दूसरों के आगे बेटी की शादी के लिए सिर झुकाना पड़ता है, इसलिए उन्हें घर में लड़कियों का जन्म लेना गंवारा नहीं था। यही विचार कैलाश ठाकुर के थे, इसलिए वह कल्याणी को अपने नज़दीक नहीं आने देते थे और ना ही कल्याणी से प्यार करते थे। कल्याणी भी
अपने पिता से दूर रहती थी और उनके गुस्से के कारण वह हर वक्त सहमी रहती थी। परंतु ईश्वर की मर्जी के आगे कैलाश ठाकुर की नहीं चली और उनके घर में कल्याणी ने जन्म ले लिया। कल्याणी के जन्म के बाद कैलाश ठाकुर अपनी पत्नी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगे। वो कहते, तुमने एक लड़की को जन्म दिया और मेरे मान सम्मान को धूल में मिला दिया। अब इसकी शादी के लिए मुझे किसी दूसरे के सामने नतमस्तक होना होगा। कल्याणी जब 5 साल की थी तो उसे गांव के स्कूल भेजा गया। वहां उसने कक्षा 5 तक की पढ़ाई की। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, पर 5वीं क्लास के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई क्योंकि अब वह बड़ी हो गई थी। कल्याणी को घर में ही एक बुजुर्ग मास्टर जी पढ़ाने आते थे। उस समय लड़कियां घर में पढ़ाई लिखाई कर परीक्षाएं दे देती थी। इसे प्राइवेट पढ़ाई कहा जाता था। जब कल्याणी 10-11 साल की थी तो उसके चाचा की शादी हुई। उसकी चाची प्रभा बहुत ही सुंदर थी। जो उनको देखता वही कहता, यह तो स्वर्ग की अप्सरा है। शादी के बाद हवेली में खुशियों की बहार आ गई, पर कल्याणी की माँ उसकी चाची प्रभा को कभी भी कैलाश ठाकुर के सामने आने नहीं देती थी। वैसे भी ठाकुरों की बहुएं अपने जेठ और ससुर के सामने बिना पर्दा किए नहीं आती थी। इसी बीच हवेली में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। कल्याणी के चाचा की मौत हो गई। जंगल में शिकार खेलते हुए उन्हें सांप ने काट लिया था। कल्याणी ने देखा कि चाचा की मौत के समय सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई है, पर कल्याणी के माँ के चेहरे पर भय और घबराहट भी दिखाई दे रही थी। चाचा की मौत के 2 महीने बाद कल्याणी ने एक रात देखा कि उसकी चाची उसकी माँ से लिपट कर रो रही थी और उसके पिता चाची के कमरे से बाहर निकल कर कहीं चले गए। कल्याणी को कुछ समझ नहीं आया। उसने माँ और चाची से रोने का कारण पूछा, पर किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। उसकी चाची शहर की थी। उस रात के दूसरे दिन माँ ने ताई जी से कहा कि वह चाची को शहर उनके माता पिता के पास भेज दें, पर सभी ने माँ की बात को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि अगर बहू मायके गई तो लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे कि ठाकुरों से एक बहू नहीं रखी गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के सर मढ़ दिया। उसके 1 सप्ताह बाद ही कल्याणी जब सुबह सोकर उठी तो हवेली में कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि उसकी चाची कहीं चली गई थी। सबके चेहरे पर उनके लिए गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी, पर कल्याणी के माँ का चेहरा शांत था। उनके चेहरे पर सुकून भरी शांति दिखाई दे रही थी। उसने अपनी माँ से चाची के बारे में पूछा, चाची कहाँ गई? तो उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जहाँ भी गई हैं वह जगह इस नर्क से बहुत अच्छी है। तेरी चाची वहाँ बहुत खुश होंगी, पर यह बात कभी किसी से कहना नहीं। तुझे मेरी कसम, अगर तुमने मेरी कसम तोड़ी तो मेरा मरा मुंह देखेगी। अपनी माँ की बात सुनकर कल्याणी ने फिर कभी माँ से चाची के विषय में कुछ नहीं पूछा और ना कभी किसी और से उनके विषय में चर्चा की। समय अपनी गति से चलता रहा। कल्याणी अब 18 साल की हो गई थी। उसके विवाह की बातें होने लगीं। कुछ दिन बाद एक दूसरे जमींदार परिवार में कल्याणी का विवाह कर दिया गया। शादी के बाद जब पहली बार कल्याणी अपनी ससुराल से मैके आई तो उसकी माँ ने उसके ससुराल के विषय में पूछा, वहाँ के लोग कैसे हैं, वह वहाँ खुश है या नहीं। कल्याणी ने बताया सभी ठीक हैं, पर उसकी जेठानी उसे हमेशा पर्दे में रखने की सलाह देती हैं और कहती हैं कि वह कभी भी अपने जेठ के सामने ना आए। कल्याणी की बात सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी और उनके मुंह से निकला कि कहीं इतिहास दोहराया ना जाए। हे ईश्वर, मेरी बेटी को सदा सुहागन रखना। अपनी माँ की बात सुनकर कल्याणी सोच में पड़ गई कि माँ ऐसा क्यों कह रही हैं। कल्याणी अपने ससुराल वापस चली गई। कल्याणी की माँ की दुआ काम नहीं आई। कल्याणी विधवा हो गई।
यह खबर सुनकर कल्याणी की माँ ने अपने जेठ से कहा कि वह कल्याणी को मायके बुला ले, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और कहा कि अब ससुराल ही कल्याणी का घर है, उसे सारी उम्र वहीं रहना होगा। कल्याणी की माँ ने बहुत मिन्नतें की पर कोई असर घर वालों पर नहीं हुआ। एक रात कल्याणी अपनी ससुराल में अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसके जेठ वहां आ गए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। कल्याणी अपने बचाव में चिल्लाने लगी, तभी वहां उसकी जेठानी आ गई। उन्होंने अपने पति के चंगुल से कल्याणी को बचाया, इसके लिए उन्हें अपने पति की मार भी खानी पड़ी। अपने साथ हुई घटना को देखकर कल्याणी को पता चल गया कि उसकी चाची प्रभा के साथ क्या हुआ था। शायद उसकी माँ ने ही उसकी चाची को उसके घर से भगाया रहा होगा, तभी तो उसकी माँ ने कहा था कि उसकी चाची जहाँ कहीं भी हैं खुश होंगी। कल्याणी अपने साथ हुई इस घटना के बाद बहुत डर गई थी। उसने अपनी जेठानी से कहा कि वह अपनी माँ से मिलना चाहती है। कल्याणी की जेठानी ने कहा कि वह उसकी माँ को यहाँ बुलवा लेंगी। उस रात के बाद कल्याणी कभी रात में अकेली नहीं सोती थी। उसके साथ उसकी सास सोने लगी, क्योंकि जेठानी ने अपनी सास से कहा कि कल्याणी को रात में देवर जी का भूत दिखाई देता है। उस घटना के 1 सप्ताह बाद उसकी जेठानी ने उसकी माँ का एक खत उसे दिया, जिसमें लिखा था कि वह तो नहीं आ सकती और अब शायद आजीवन वह दोनों कभी मिलेंगी भी नहीं। तुम रामू के साथ रात में उस घर से भाग जाना, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। रामू रात को तुम्हें हवेली के पिछले हिस्से में मिलेगा, वहां तक तुम्हें तुम्हारी जेठानी पहुंचा देंगी, तुम्हारी माँ। खत पढ़कर कल्याणी सोच में पड़ गई। उसकी जेठानी ने कहा, जैसा तुम्हारी माँ ने लिखा है वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हें मैं बहुत दिनों तक अपने पति से बचा नहीं सकूंगी। यह लोग ठाकुर हैं, घर के अंदर जो भी अत्याचार करेंगे वह बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा। तुम्हें मैके जाने नहीं देंगे और यहाँ घर के अंदर तुम्हें हर रात नोच नोच कर खाएंगे। मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं उनकी पत्नी हूँ, उनका खुलकर विरोध भी नहीं कर सकती। अगर करना भी चाहूँ तो वह हम दोनों को मार देंगे। यह सुनकर कल्याणी ने वही किया जो उस खत में लिखा था। वह सबके सो जाने के बाद हवेली के पिछले हिस्से में गई। वहां उसके नाना का वफादार पुराना नौकर रामू मामा खड़े थे। जब वो वहां से जाने के लिए जीप में बैठी तो उसकी जिठानी ने कहा, अगर घर वाले जाग गए, उसने अपनी जेठानी से कहा, अगर घर वाले जाग गए तब क्या होगा? उसकी जेठानी ने कहा कि वह लोग सुबह से पहले नहीं जागेंगे, क्योंकि मैंने उनके दूध में बेहोशी वाली जड़ी बूटी मिला दिया है। कल्याणी अपनी जेठानी से लिपटकर रोने लगी। फिर वह जीप में बैठकर वहां से चली गई। उसकी ससुराल से बहुत दूर रामू ने उसे पहुंचा दिया। वहीं रात के अंधेरे में रास्ते से हटकर जीप छोड़ दिया, क्योंकि जीप चोरी की थी। वहीं से थोड़ी दूरी पर ही रेलवे स्टेशन था। उस समय की बात है जब बड़े घर की बहू बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए जान पहचान वाले भी उन्हें नहीं पहचान पाते थे। यह ईश्वर की कृपा ही थी कि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। उन लोगों के बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। कल्याणी और रामू अपने घर से सैकड़ों मील दूर दूसरे शहर पहुंच गए। कल्याणी बहुत डरी हुई थी। उसने रामू से पूछा कि अगर उसके पिता और ससुर को पता चल गया कि हम कहाँ हैं तो वह लोग हमें मार डालेंगे। तब रामू ने बताया, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। क्या तुम्हारी चाची के बारे में किसी को पता चला? उन्हें भी तो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ भेज दिया था और मैंने उन्हें उनके कॉलेज के दोस्त के साथ इसी स्टेशन की ट्रेन में बिठा दिया था। अब हम दोनों वहीं तुम्हारी चाची के पास जा रहे हैं। वहाँ किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि इन ठाकुरों की नाक बहुत ऊंची होती है। अपने घर की इज्जत नीलाम नहीं करेंगे। ससुराल वाले कहेंगे मैके गई है और मैके वाले कहेंगे कि ससुराल में है। फिर कुछ महीनों बाद यह लोग कह देंगे कि वह बीमार हो गई थी, शहर ले गए और वहीं अस्पताल में मर गई। वहीं दाह संस्कार कर दिया। फिर गांव में उनके नाम की 13वीं कर दी जाएगी। बिटिया, तुम्हें याद होगा कि तुम्हारी चाची की भी 13वीं कुछ महीनों बाद हुई थी।
रामू ने कहा। तब कल्याणी को याद आया कि चाची के घर से जाने के कुछ समय बाद उसकी हवेली में बहुत से लोगों की दावत हुई थी। तब लोग कह रहे थे कि चलो अच्छा हुआ जो बहू को बहुत दिनों तक विधवा का जीवन नहीं जीना पड़ा। रामू ने सब बातें बताई और रामू से सारी बातें जानने के बाद कल्याणी को अपनी माँ की बहादुरी और निडरतापूर्वक किए गए निर्णय पर गर्व हो रहा था। उसके अंदर भी एक आत्मविश्वास जागने लगा था। पूरी रात और पूरा दिन ट्रेन का सफर करने के बाद कल्याणी रामू के साथ रात में एक स्टेशन पर उतरी। बाहर निकलने पर उन्होंने एक तांगा लिया और अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। लगभग 1 घंटे बाद कल्याणी एक मोहल्ले में पहुंची। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। सर्दी का मौसम होने के कारण लोग अपने घरों में सो रहे थे। तांगे से उतरकर रामू ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा तुरंत खुल गया, जैसे वह लोग उनका ही इंतजार कर रहे थे। दरवाजा एक आदमी ने खोला। उस आदमी का चेहरा जाना पहचाना लगा। कल्याणी उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वह लोग अंदर आ गए। तभी उसकी प्रभा चाची उसके सामने आ गई। अपनी चाची को देखकर कल्याणी अपने आप को रोक नहीं पाई और उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। इतने वर्षों का दबा तूफान आंसू बनकर दोनों की आंखों से बह रहा था। थोड़ी देर बाद कल्याणी और उसकी चाची अलग हुए। बैठने के बाद प्रभा ने उस आदमी का परिचय कराया और कहा, यह आलोक जी हैं, तुम्हारे चाचा और हमारे कॉलेज के दोस्त। अब यह मेरे पति हैं। मैंने दोबारा इनसे शादी कर लिया है, कल्याणी की चाची ने बताया। तब कल्याणी को याद आया कि उसने आलोक को अपने चाचा के साथ देखा था। सभी एक साथ कमरे में बैठे हुए थे। प्रभा ने चाय बनाई। चाय पीते हुए प्रभा ने अपनी आप बीती बताना शुरू किया। कल्याणी, जब जेठ जी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उस समय तो तुम्हारी माँ पार्वती दीदी ने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया, पर वहाँ रहकर मैं कब तक बच पाती। तब दीदी ने मुझसे कहा कि मैं अपने मैके चली जाऊँ, पर अगर मैं वहाँ जाती तो फिर महीने 2 महीने में उस नरक में वापस आना पड़ता। मैं अपने मैके वालों से बताती तो एक तो वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और अगर किसी तरह मैं उन्हें विश्वास दिलाती तो जेठ जी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरा चरित्र ठीक नहीं है, मैं एक औरत हूँ, इसलिए सब मुझे ही दोषी करार देते। इसलिए मैंने पार्वती दीदी को आलोक जी के बारे में बताया। आलोक जी कॉलेज के नेता थे और हमारे साथ पढ़ते थे। वह लड़कियों को हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार मिले इसके लिए काम करते थे। जब यह बात दीदी को पता चली तो उन्होंने खत लिखकर मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। तब दीदी, आलोक और रामू ने मिलकर ही यह योजना बनाई थी। मुझे रात को दीदी ने हवेली से बाहर छोड़ दिया। वहाँ रामू ने मुझे स्टेशन पहुँचा दिया। फिर रामू और मैं यहाँ आ गए और बाद में रामू अपने गांव वापस चला गया। मैं आलोक के साथ सैकड़ों मील दूर यहाँ इस शहर में आ गई। यहाँ हमने शादी कर ली। आलोक के माता पिता थे नहीं, ये अनाथ थे। तब से हम लोग यहाँ हैं। मैं कभी कभी पार्वती दीदी को खत लिखती थी। वह खत मैं रामू को भेज देती थी। फिर रामू वही खत दूसरे लिफाफे में डालकर पार्वती दीदी को भेज देता था। तुम्हारे घर वाले समझते थे कि वह खत पार्वती की माँ या भाभी का है। इसी तरह मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने दीदी से कहा कि वह तुम्हें रामू के साथ यहाँ भेज दें। रामू ने तुम्हारे नाना से बताया कि वह कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है। वह कुछ दिन यहाँ रुककर वापस गांव चला जाएगा। वहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और तुम यहाँ नए सिरे से अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकती हो। कभी किसी को कुछ पता चल भी गया तो देखा जाएगा। यह सोचकर हम आज अपना क्यों बर्बाद करें। प्रभा ने अपने जीवन और योजना के बारे में कल्याणी को बताया। कुछ दिनों बाद आलोक को यहाँ स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। मैं यहाँ पास की बस्ती में जाकर वहाँ रहने वाली अनपढ़ औरतों को पढ़ाई लिखाई के लिए जागरूक करने लगी। उनके बच्चों को मैं मुफ्त में पढ़ाने लगी। वहाँ रहने वाली औरतों को हमारी बात समझ आने लगी। यह काम इतना आसान नहीं था, लेकिन हम दोनों को
लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। मैंने बहुत कुछ सहन किया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जैसा जीवन किसी को मिले। अब रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ, कल बातें होंगी, प्रभा ने कल्याणी से कहा। प्रभा दीदी, आपने अभी कहा कि मैं कुछ दिनों बाद यहाँ से अपने गांव चला जाऊंगा, पर अब मैं यहाँ आप लोग के साथ ही रहूंगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। लोग समझेंगे मैं तीर्थ यात्रा में ही कहीं मर गया होऊंगा। अब मैं गांव लौटकर नहीं जाऊंगा। रामू ने दृढ़ता से कहा। ठीक है रामू भैया, जैसी आपकी मर्जी, प्रभा ने हंसते हुए कहा, और सभी सोने चले गए। आज कितने महीनों बाद कल्याणी को ऐसी रात नसीब हुई थी जब वह निश्चिंत होकर चैन की नींद सो रही थी। बिस्तर पर लेटते ही कल्याणी को नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। सुबह शोर सुनकर कल्याणी की आंख खुल गई। वह कमरे से निकलकर बाहर आई तो आंगन में एक सुंदर औरत रोते हुए प्रभा से कह रही थी, भाभी जी, आप मुझे बचा लीजिए, अब मैं चुप नहीं रह सकती, इसलिए आज आपको सब कुछ बता रही हूँ। तुम्हारे साथ क्या हुआ, साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। प्रभा ने उस औरत को दिलासा देते हुए कहा। भाभी, हर रात मेरा जेठ मेरे साथ जबरदस्ती करता है, उस औरत ने रोते हुए कहा। क्या कह रही हो रूपा, तुमने आज तक मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुमने यह बात अपने पति, जेठानी और सास को क्यों नहीं बताई? प्रभा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। उन्हें सब पता है, मेरा मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकता और जेठानी के 2 लड़कियां ही हैं। घर में लड़के के लिए मेरी सास के कहने पर मेरा जेठ मेरे साथ ऐसा करता है। मेरी जेठानी भी कुछ नहीं कर सकती। अब मैं यह जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकती। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलिए। मैं अपने जेठ, पति और सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूँ, रूपा ने रोते हुए कहा। रूपा की बात सुनकर कल्याणी का खून खौल उठा। उसने आगे बढ़कर कहा, तुम पहले मेरे साथ अपने घर चलो, फिर पुलिस स्टेशन चलेंगे। रूपा की बात सुनकर कल्याणी में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने रूपा का हाथ पकड़ा और उसके साथ उसके घर की ओर निकल पड़ी। उसके चेहरे की कठोरता और जुनून को देखकर प्रभा, आलोक और रामू भी कुछ नहीं कह सके। वह लोग भी रूपा के घर पहुंचे। उस समय रूपा का जेठ चाय पी रहा था और उसकी जेठानी बर्तन साफ कर रही थी और सास चारपाई पर बैठी हुक्का पी रही थी। रूपा ने अपने जेठ की तरफ इशारा किया। कल्याणी ने उसी समय अपनी चप्पल निकाली और उसे पीटने लगी। इसके लिए वह तैयार नहीं था। रूपा की साथ बीच में आई। कल्याणी ने उसे धक्का दे दिया और वहीं पड़ा हुआ एक डंडा उठाकर रूपा के जेठ की पिटाई करने लगी और वह गुस्से में बोलती जा रही थी, तुम मर्द लोग औरतों को क्या समझते हो? क्या वह तुम्हारी गुलाम है? तुम रूपा के जेठ हो। तुम हर रात अपनी माँ के कहने पर उसका बलात्कार करते हो। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को जेल की हवा खिलवाऊंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा तुमने क्या किया है। कल्याणी कहती जा रही थी और चंडी बनी रूपा के जेठ को मार रही थी। रूपा की बात सुनकर वहां इकट्ठी भीड़ की औरतें भी रूपा के जेठ को मारने लगी। रूपा, कल्याणी, प्रभा और आलोक की गवाही पर पुलिस ने रूपा के जेठ सास को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। यहीं से कल्याणी के मन में लोगों के लिए कुछ करने की भावना उत्पन्न हो गई और फिर कल्याणी ने उस बस्ती से ही अपने संकल्प की शुरुआत की। कल्याणी ने बस्ती की औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें जागरूक करने लगी। अपने मान सम्मान के लिए उन्हें समझाने लगी। देखते ही देखते कल्याणी पूरी बस्ती की औरतों की मसीहा बन गई। कल्याणी ने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दिन रात लोगों की सहायता करने में लगी रही। अब वहां की औरतें भी अपने मान सम्मान के लिए लड़ने लगी। अब औरतों पर पुरुषों के अत्याचार कम होने लगे थे, क्योंकि औरतों को यह एहसास होने लगा था कि जब तक वह स्वयं अपनी मदद नहीं करेंगी तो उनकी कोई मदद नहीं करेगा। कल्याणी ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए भी काम करना शुरू किया। उनका मानना था जब तक औरतों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा वह उसके लिए लड़ाई कैसे करेंगी। कल्याणी ने बस्ती की औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई का स्कूल खोला। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए औरतों के हुनर को बढ़ावा दिया।
अब वहाँ की औरतें पापड़, अचार, बड़िया, मोमबत्ती, पूजा के लिए रुई की बत्ती आदि बनाने लगी। औरतें सिलाई कढ़ाई करके पैसे कमाने लगी। कुछ औरतें घरों में काम करके आत्मनिर्भर बनने लगी। धीरे धीरे कल्याणी के कार्य की सराहना होने लगी। कुछ पैसे वाले आर्थिक मदद के लिए आगे आए। कल्याणी औरतों की भलाई के साथ साथ शहर के लोगों की सहायता भी करने लगी। उसने कोठे की लड़कियों को भी आज़ाद करवाना शुरू किया। शहर के अधिकारियों, नेताओं और बड़े व्यापारियों को भी अब कल्याणी के कार्यों के विषय में जानकारी मिलने लगी थी। अब शहर के बड़े अधिकारी और नेता से भी राजकीय सहायता प्राप्त होने लगी थी। कल्याणी ने शहर के आवारा लड़कों को भी सबक सिखाने का तरीका खोज निकाला था। कल्याणी जी को देखकर शहर के दूसरे लोग भी आगे आने लगे। कहते हैं कि जब मन में ईश्वरी शक्ति हो, लोगों के कल्याण की भावना हो, तो ईश्वर स्वयं मदद के लिए आगे आते हैं। कल्याणी जी को यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने लोगों के ताने सुने, अपमानित हुई, पर वह अपने संकल्प पर डटी रही। आगे चलकर उनके कार्यों को देखकर लोगों ने उन्हें मेयर का चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। चुनाव में कल्याणी जी चुनाव जीत गईं। उसके बाद वह हर बार निर्विरोध मेयर का चुनाव जीतती रहीं। आज शहर में उनकी अपनी अलग पहचान है। लोग उनका नाम बहुत आदर और सम्मान से लेते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कल्याणी जी की तंद्रा भंग हो गई। वह अतीत से वर्तमान में लौट आई। अंदर आ जाओ, कल्याणी जी ने गंभीर लहजे में कहा। तभी उन्होंने देखा कि मिसेस पाठक की बहू अपने पिता के साथ दरवाजे पर खड़ी हुई है। हम लोग अंदर आ जाएं? उन दोनों ने पूछा। हाँ आइए, कल्याणी जी ने गंभीरता से कहा। बताइए कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कल्याणी ठाकुर ने गंभीरता से पूछा। यह मेरी बेटी सत्या है। आप अखबार पढ़ रही होंगी, उससे आपको पता चला होगा कि मेरी बेटी के ससुराल वालों ने इसे दहेज के लिए बहुत मारा पीटा। वह लोग इसे जलाकर मार डालना चाहते थे। वह तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि मैं ठीक समय पर वहाँ पहुँच गया, इसलिए वह लोग इसे जलाने में कामयाब नहीं हुए। इसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि आप मेरी बेटी की सहायता करें। आप अगर अदालत में उन लोगों के खिलाफ गवाही देंगी तो उन लोगों को फांसी की सजा होगी। उन लोगों की सजा को देखकर दूसरे लोग ऐसा अपराध करने से डरेंगे। मिसेस पाठक के समधी ने दुखी होने का नाटक करते हुए हाथ जोड़कर कहा। मिश्रा जी, मैं सच का साथ देती हूँ, यह सभी को पता है। जहाँ सच होता है वहाँ कल्याणी ठाकुर होती हैं, यह सभी जानते हैं। आप मुझसे यही चाहते हैं ना कि मैं आपके पक्ष में अदालत में गवाही दूँ? कल्याणी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप अदालत में गवाही दें। मिश्रा जी ने खुश होकर कहा। ठीक है मिश्रा जी, मैं अदालत में सच्चाई के पक्ष में गवाही देने आऊँगी। अब आप जा सकते हैं, कल्याणी ठाकुर ने गंभीर मुद्रा में कहा। मिश्रा जी और उनकी लड़की सत्या वहां से चले गए। शाम को कल्याणी जी को बिरजू का संदेश मिला, कुछ सबूतों के साथ। 3 दिन बाद कल्याणी ठाकुर अदालत जाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने एसपी शुक्ला को फोन पर कुछ बताया, फिर उनसे कहा कि वह वहीं अदालत में पहुंचे। कल्याणी जी जैसे अपने कमरे से बाहर आई, उनका पुराना वफादार नौकर शंभू भी वहीं आ गया। उसने कहा, दीदी आप अदालत क्यों जा रही हैं? मुझे कहिए, मैं सबूत लेकर वहां चला जाऊंगा। आप अदालत के कटघरे में खड़ी हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शंभू, सच के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े मैं जाऊंगी, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। और आज तो मुझे हर हाल में अदालत जाकर गवाही देनी है। आज की मेरी गवाही बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज की गवाही से बहुत से लोगों के मन में मेरे लिए जो गलतफहमी है वह दूर हो जाएगी। अब चलो, हमें अदालत ठीक समय पर पहुंचना है, कल्याणी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। शहर की अदालत, दोनों पक्षों के वकील जज के सामने खड़े हुए थे। दर्शक दीर्घा में सामने की कुर्सी पर कल्याणी जी के साथ एसपी सिटी शुक्ला जी बैठे हुए थे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, जज साहब ने कहा। सत्या के वकील ने कहा कि जज साहब,
मैंने सभी सबूतों को अदालत में पेश कर दिया है। इन सबूतों से साफ पता चलता है कि मिस्टर पाठक, उनकी पत्नी और बेटे ने दहेज के लिए मेरी मुवक्किला सत्या को जलाकर उनकी हत्या करने का प्रयास किया। इन सबूतों के अतिरिक्त कोई चश्मदीद गवाह भी है क्या वकील साहब? यदि है तो उसे अदालत में पेश किया जाए, जज साहब ने कहा। जज साहब, इस शहर की जानी मानी हस्ती, शहर की मेयर कल्याणी ठाकुर सत्या जी के पक्ष में गवाही देने के लिए आ गई हैं। सत्या के वकील ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ मिस्टर पाठक और उनके बेटे को देखते हुए कहा। कल्याणी ठाकुर का नाम सुनकर वहां बैठे सभी चौंक गए और पाठक जी के चेहरे पर पसीना आने लगा। मिस्टर पाठक और उनके बेटे को फांसी का फंदा दिखाई देने लगा, क्योंकि वह जानते थे अगर कल्याणी ठाकुर ने उनके खिलाफ कुछ भी कह दिया तो उनकी सजा तो पक्की है। कल्याणी ठाकुर अदालत के कटघरे में खड़ी हुई। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई, मैं जो भी कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो कल्याणी जी, आप इस केस के सिलसिले में जो कुछ जानती हैं उसे अदालत को बताइए, जिससे सच्चाई सबके सामने आ सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सत्या के वकील ने कल्याणी जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर जीत की चमक दिखाई दे रही थी, जबकि पाठक के वकील का चेहरा हार की संभावना से मुरझाया हुआ था। जज साहब, क्या कुछ सबूत है जो मैं अदालत के सामने रखना चाहती हूँ? इन सबूतों को देखकर अदालत को पता चल जाएगा कि अपराधी कौन है। कल्याणी जी ने एक लिफाफा दिया, जिसे वकील ने जज साहब को दे दिया। जज ने उस लिफाफे को खोल कर देखा। उसमें कुछ तस्वीरें थीं और एक मोबाइल था। उसमें कुछ रिकॉर्ड किया गया था। उसे जज साहब ने लीड लगाकर सुना। उसके बाद जब जज साहब के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई देने लगे, उन्होंने कल्याणी जी की ओर देखकर कहा, इन सबूतों को देखने और सुनने के बाद तो यह पता चलता है कि पाठक जी के परिवार को मिस्टर मिश्रा और उनकी बेटी सत्या ने फंसाया है। पाठक जी के परिवार ने कोई दहेज की मांग नहीं की और न ही सत्या की हत्या करने की कोशिश की। मिस्टर मिश्रा जी ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया है। जज साहब ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, हाँ जज साहब, मिश्रा जी की लड़की किसी दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी। उसने अपने पिता के कहने पर शादी तो कर ली, पर शादी के बाद भी वह उस लड़के से मिलती रही। यह बात जब पाठक जी और उनकी पत्नी को पता चली तो उन्होंने अपनी बहू को समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद यह सब उचित नहीं है। अब तुम हमारे खानदान की बहू हो। पर सत्या पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने पिता से झूठ बोला कि उसके पति और सास ससुर उसे मारते पीटते हैं। मिश्रा जी सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने सच का साथ नहीं दिया। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने के स्थान पर पाठक जी को झूठा साबित किया और उन पर इल्जाम लगाया। जब मैंने इस केस के विषय में पढ़ा तो मैं चौंक गई, क्योंकि पाठक जी के विषय में मुझे जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक वह बहुत ही सिद्धांतवादी इंसान है और उनका बेटा भी बहुत अच्छा है। फिर मैंने अपने तरीके से इस विषय में पता लगाया। तब पता चला कि सत्या शादी के बाद भी अपने प्रेमी से नाजायज संबंध बनाए हुए है। मिस्टर मिश्रा मेरे पास आए थे कि मैं उनके पक्ष में गवाही दूं। मैं मानती हूँ कि मैं औरतों के हक के लिए लड़ती हूँ, परंतु मैं उन औरतों के लिए लड़ती हूँ जो वाकई में सताई जाती हैं, जिनके ऊपर सच में अत्याचार होते हैं। मैं किसी निर्दोष के खिलाफ गवाही क्यों दूंगी? क्योंकि वह पुरुष है। मैं सच के लिए लड़ती हूँ। सच जिसके साथ होगा मैं उसके साथ हूँ, फिर वह कोई औरत हो या पुरुष, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, कल्याणी ठाकुर ने गंभीर लहजे में कहा। सबूतों और कल्याणी ठाकुर की गवाही के आधार पर मिश्रा जी और उनकी बेटी सत्या को सजा सुनाई गई। पाठक जी का परिवार बाइज्जत बरी हुआ। अदालत के बाहर निकलते ही लोगों की भीड़ कल्याणी ठाकुर के आसपास इकट्ठी हो गई। सब उनके इस कार्य की सराहना कर रहे थे। पाठक का परिवार भी कल्याणी जी के आगे नतमस्तक होकर खड़ा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि कल्याणी जी औरतों के लिए लड़ती हैं तो वह उनकी बहू का साथ देंगी। पर आज कल्याणी ठाकुर ने अदालत में यह साबित कर दिया था कि वह नाम की कल्याणी नहीं है, वह अपने कर्मों से भी लोगों का कल्याण करती हैं। यह थी मेरी कहानी कल्याणी। आपने देखा
कि समाज में अभी भी कुछ कुरीतियां हैं। औरतों पर हो रहे घरेलू हिंसा, घरेलू अत्याचार, और औरतें अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। उन्हें अपने अधिकारों को पाने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन उनका साथ जल्दी से कोई देता नहीं है। यहाँ कल्याणी की माँ पार्वती ठाकुर एक निडर औरत थी, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ एक संकल्प लिया और अपनी देवरानी प्रभा को उस नर्क से बाहर किया, फिर अपनी बेटी को भी उस नर्क से निकाल दिया। कल्याणी में भी अपनी माँ का ही खून और संस्कार था। उसने भी अपनी चाची के साथ मिलकर एक संकल्प लिया कि अब वह औरतों के लिए एक लड़ाई लड़ेगी, औरतों के मन में स्वाभिमान, आत्मविश्वास जगाएगी, जिससे वह अपने अधिकारों को जाने, समझे और अपने हक के लिए आवाज उठाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि कल्याणी ठाकुर सिर्फ औरतों के हक के लिए लड़ती थी। जहां औरतें गलत होती थीं, वह औरतों के खिलाफ भी जाती थी और पुरुषों की हक के लिए भी आवाज उठाती थी। अगर कल्याणी ठाकुर जैसी औरतें समाज में हो जाएं, तो औरतों पर हो रहे अत्याचार खत्म हो सकते हैं और जो औरतें अपने पतियों पर गलत इल्जाम लगाती हैं, उन पर भी लगाम लग सकती है। समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हम औरतें ही औरतों के हक के लिए जब आवाज उठाएंगे, तो यह एक चैन बनता जाएगा और आगे जा करके ये कुरीतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ये थी मेरी कहानी कल्याणी। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।